सेक्शन नंबर 66 टॉक्स अबाउट व्हाट, कल अपन ने ये चालू किया था रिडक्शन ऑफ कैपिटल। भाई मैं कैपिटल रेज कर सकता हूँ, ठीक है, पढ़ लिया अपन ने, बहुत पढ़ लिया कैपिटल किस तरीके से रेज होता है, क्या 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 प्रोस्पेक्टस दो, ये वो पूरा पब्लिक इश्यू प्राइवेट प्लेसमेंट का अलग से चैप्टर निपटा दिया अपन ने। बट अब जो मैंने कैपिटल उठाया है वो मुझे करना है कम, क्यों, वो लॉस्ट है, मतलब उसका मैंने कोई एसेट नहीं खरीदा अब तक और ना ही मैं खरीदने वाला हूँ, या तो मेरे को वो पैसा नहीं लग रहा है, वो मेरे वांट्स के खिलाफ है, मेरे को चाहिए ही नहीं वो पैसा, तो क्या उस केस में मैं कैपिटल रिड्यूस कर सकता हूँ क्या? हाँ जी कर सकता हूँ। चलो एक बार रिवाइज कराओ। अच्छा कौन सी कंपनी कैपिटल रिड्यूस करेगी भाई? ऑब्वियसली ऐसी कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। काफी लॉजिकल। तीन केसेस में रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होगा, बस तीन केसेस में। क्या है वो तीन केसेस? कि आपको एक्सटिंग्विश करना है, क्या बोल रहा है, आपको एक्सटिंग्विश करना है ऑन एनी ऑफ द शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर कैपिटल विच इज नॉट पेड अप। मतलब क्या 10 रुपए में से मैंने 8 रुपए मंगाए थे, 8 रुपए आ गए, 2 रुपए मैंने मंगाए नहीं और 2 रुपए मेरे को लगने भी नहीं वाला है, तो क्या मैं ये 2 रुपए को कैंसिल करवा सकता हूँ क्या? यस। मतलब क्या ये 2 रुपया विल बी डीम्ड टू बी पेड अप। क्या बोल देंगे इसको? डीम्ड टू बी पेड अप। ये पहला केस है। दूसरा केस क्या? कि मेरे को वो जो शेयर कैपिटल वो मेरा लॉस्ट है, मतलब वो कैपिटल का मेरा कोई एसेट से रिलेशन नहीं है। उसका मुद्दा क्या था कि मैंने वो जो कैपिटल आया है उससे कोई भी एसेट खरीदा ही नहीं है भाई, वो दिख रहा है बस कैश में ही पड़ी है कब से, बैंक अकाउंट में ही पड़ा है तब से, तो मेरे को नहीं चाहिए, वो कैंसिल करा दो, करा सकता हूँ। और तीसरा क्या है? पे ऑफ कर दो वैसा पेड अप कैपिटल विच इज इन एक्सेस ऑफ वांट्स ऑफ द कंपनी। मेरे वांट्स के एक्सेस में वो मेरे को नहीं चाहिए, खत्म करो बात, ठीक है। ये थे केसेस। अब उसकी कंडीशन क्या है? मेरे को रिडक्शन करना है ये तीन में से किसी भी वे से, तो कंडीशंस क्या है बाबू? सबसे पहला स्पेशल रेजोल्यूशन लगने वाला है तुमको। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद एमओए भी तो ऑल्टर करना पड़ेगा। क्यों ऐसा? उसमें कैपिटल क्लॉज है इसलिए एमओए भी ऑल्टर करो। तीसरा, दे मस्ट नॉट बी डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। ये ठीक है। फिर एप्लीकेशन कर दो एनसीएलटी को। एनसीएलटी को तुम जैसे ही एप्लीकेशन करेंगे, देखो एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन नहीं, मैं एनसीएलटी हूँ, कंपनी ने एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन करी, एनसीएलटी तुरंत 4 लोगों को बताएगा, 1 2 3 4। कौन 4 लोग है वो? भाई सीजी, आरओसी, सेबी एंड क्रेडिटर्स। कि बाबू देखो इन लोगों ने ना ये हाँ कंपनी, ये जो कंपनी है, कंपनी अपना रिडक्शन इन शेयर कैपिटल कर रही है, आप 1 2 3 4 लोगों को कोई दिक्कत है क्या? अगर दिक्कत नहीं है, मतलब सॉरी अगर दिक्कत है तो मुझे बता दो। कितने टाइम में बताना है? विद इन 3 मंथ्स। कोई दिक्कत है तो अच्छा, अगर 3 मंथ्स में कुछ भी रिप्लाई नहीं आया तो अपन मान लेंगे कि उनको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर ट्रिब्यूनल हाँ बोल देगी, है ना। फिर ट्रिब्यूनल हाँ बोल देंगी कि करो भाई बिंदास रिडक्शन इन शेयर कैपिटल करो, बट कब? अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड है 2 चीजों से। नंबर 1 क्या? कि तुमने क्रेडिटर्स को ठिकाने लगाए। सिंपल। क्या? 2 चीजों से सेटिस्फाई होनी चाहिए ट्रिब्यूनल। नंबर 1 कि उसने क्रेडिटर को ठिकाने लगाया। क्रेडिटर को ठिकाने लगाया मतलब क्या? एक तो डिस्चार्ज कर दिया, या तो डिटरमाइन किया कि उसका क्या होने वाला है, सिक्योरिटी दी उनको, या उनसे कंसेंट ले ली। ये पहली चीज की। प्लस जो रिडक्शन इन शेयर कैपिटल होगा, अभी भाई रिडक्शन इन शेयर कैपिटल हो रहा है, बैलेंस शीट्स में चेंजेस हो रहे हैं, तो वो भी जो भी अकाउंटिंग हो रही है ना, इट इज एज पर इन कन्फर्मिटी विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्लियर है? और इसका एक सर्टिफिकेट देने वाला है कौन? पीसीए। इट इज सर्टिफाइड बाय प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ है ना? बिल्कुल। अब तुम क्या कर रहे हो? आरओसी को बात, सॉरी आरओसी को नहीं पता अब तक, किस किस को पता है? ट्रिब्यूनल को पता है, कंपनी को पता है, और वो 4 लोगों को पता है। 4 लोग कौन थे भाई? सेबी, आरओसी, सेबी मतलब सीजी, आरओसी, सेबी एंड क्रेडिटर। इन लोगों को मतलब ऐसा काइंड ऑफ पता है रिडक्शन होने वाला है। पब्लिक को पता है क्या? नहीं ना बाबू, नहीं ना। तो पब्लिक को ही बता दो, एक पब्लिकेशन दे दो न्यूज़पेपर में, एडवर्टाइजमेंट, किसी तरीके से भी, एज मैनर प्रिस्क्राइब बाय द ट्रिब्यूनल। सर देन वाई, देखो जो ही क्या इधर जब रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं तब आरओसी को पूछ रहे कि आरओसी आपको कोई दिक्कत है क्या, है ना। आरओसी को बस पूछा जा रहा है आपकी कोई दिक्कत है क्या। आरओसी को क्या फाइनल ऑर्डर क्या पास हुआ पता है क्या? है ना। देखो जब ये सेटिस्फाई हो जाएगा ट्रिब्यूनल ये 2 चीजों से 1 और 2, तब जाके ट्रिब्यूनल तुमको अप्रूवल देगा ना। तो अप्रूवल मिला या नहीं मिला, या आरओसी को कैसे पता चलेगा अब तक? क्योंकि आरओसी को तो फर्स्ट स्टेप में पता चल गया, फर्स्ट स्टेप में बताया था कि रिडक्शन होने वाला है, आपको कोई दिक्कत है क्या। तो अभी रिडक्शन हुआ या नहीं हुआ ये बताना जरूरी है ना।
समझे जूही? तो पब्लिक को बता दो। अच्छा, अभी ऑर्डर क्या पास हुआ, वो कॉपी ऑफ ऑर्डर आरओसी को भी दे दो फॉर्म नंबर 30 में, फिर उसके बदले में आरओसी आपको एक सर्टिफिकेट देगा। ये जो तुम फॉर्म नंबर 30 में, ये फॉर्म नंबर 30 नहीं, 30 दिन के अंदर कॉपी ऑफ ऑर्डर जो दे रहे हो ना, उसमें क्या क्या चीजें रहनी चाहिए? अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर, पर शेयर वैल्यू एंड डीम्ड टू बी पेड अप। डीम टू बी पेड अप, आई होप डीम टू बी पेड अप क्या सबको पता है अभी, है ना? ये कुछ नहीं था बाकी। हाँ, अगर क्रेडिटर को तुमने इग्नोर किया है ना, ऑन व्हाट ग्राउंड्स, कि भाई वो छूट गया बाय इग्नोरेंस, या उसका नेचर ऑफ इंटरेस्ट इतना कम था कि देखा ही नहीं, तो सेक्शन 6 ऑफ आईबीसी के पास जाने का। क्लियर है? तो उसके पास क्या रेमेडी है? क्या रेमेडी? अगर कंपनी एक रनिंग कंपनी है, इन ऑपरेटिंग कंपनी है, तो उसको अपन ट्रीट करेंगे, नहीं सॉरी, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक कंपनी ऑनगोइंग है, रनिंग कंपनी है, तो अनपेड क्रेडिटर को क्या होता है, जो भी सारे मेंबर्स है, एवरी मेंबर, सारे के सारे मेंबर्स विल बी लायबल फॉर सच क्रेडिटर्स, है ना? सारे के सारे क्रेडिटर्स को, सारी ये जो सारे के सारे जो मेंबर्स है, दे विल बी लायबल टू सच अनपेड क्रेडिटर, और वो लोग पेमेंट करेंगे उसका। अच्छा, अगर कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है तो क्रेडिटर को एक एप्लीकेशन करना है ट्रिब्यूनल के पास, फिर ट्रिब्यूनल वैसे क्रेडिटर्स की लिस्ट बनाएंगी कौन से अनपेड क्रेडिटर्स है, और फिर ये जो अनपेड क्रेडिटर्स है इनको ट्रीट किया जाएगा एज ऑर्डिनरी क्रेडिटर, है ना? ये जो अनपेड क्रेडिटर्स है उनकी लिस्ट बनाई जाएगी और फिर इनको ट्रीट किया जाएगा एज अ ऑर्डिनरी क्रेडिटर, जैसे बाकी क्रेडिटर को ट्रीट कर रहे हैं। क्लियर है क्या? ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट सेक्शन 447 आएगा, और इसका एक्सेप्शन है कि बायबैक के केस में रिडक्शन काम में नहीं आता है। बायबैक अलग होता है पूरा का पूरा, है ना? वहां पे भी क्या कैपिटल कमी हो रही है ना रे, कंपनी अपने शेयर वापस ले रही है ना? तो यहाँ पे भी रिडक्शन ही हो रहा है, बट इसका जो सेक्शन है अलग से पूरा 68 है, मतलब 67, 68, 69, 70। क्लियर है? फिर आता है सेक्शन नंबर 67। सेक्शन 67 क्या बोलता कि नहीं 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 नहीं, नहीं कि तुम लोग नहीं 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 नहीं, तुम भाई खुद के शेयर खरीद ही नहीं सकते। सेक्शन 67 पप्पा जैसा है, जो पहले ना बोलता है बट बाद में एक्सेप्शन के तहत बायबैक के थ्रू हाँ बोलता है ना? तो सेक्शन 67 पहले क्या बोलता कि देयर इज रिस्ट्रिक्शन टू परचेज शेयर ऑफ द कंपनी। ठीक है, मैं नहीं खरीद सकता ना, बड़े शानी हो रहे हो, ए बाबू जा खरीद, तू खरीद। मैंने ये ए व्यक्ति को लोन दिया, ए कोई इंसान है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, कुछ भी हो सकता है, मैंने उसको मेरा लोन दिया और उसको बोला जा मार्केट में मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद, तो मैं इस तरीके से भी कर सकता हूं क्या? आंसर इज नो, आंसर इज नो। क्लियर है? तो देखो, पब्लिक कंपनी को फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं देना है, मतलब लोन वगैरह नहीं देना है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बाय वे ऑफ लोन, गारंटी, सिक्योरिटी, अदरवाइज फॉर द पर्पस ऑफ परचेजिंग और सब्सक्राइबिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी या होल्डिंग कंपनी, नहीं चलेगा, नहीं चल से। है ना? देखो भाई, होल्डिंग कंपनी में तुम ऐसे ही नहीं खरीद सकते हो, अपन ने पढ़ा है, तो फिर से बात इधर लिखी है। बट क्या इसके कुछ एक्सेप्शंस है? 100% एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है भाई? बैंकिंग कंपनी है, बैंकिंग कंपनी का काम क्या होता है? सेबी, सेबी नहीं सॉरी, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, अपनी बैंकों का तो काम ही होता है ना लोन देना, तो बैंकिंग कंपनी पे ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं करता। बैंकिंग कंपनी लोन देने का काम करेगी, फिर वो लोन का पैसा से वो भले आईसीआईसीआई के शेयर्स खरीद ले, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो बैंकिंग कंपनी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। आई होप सो दिस इज क्लियर। नंबर 1 एक्सेप्शन बैंकिंग कंपनी। नंबर 2 एक्सेप्शन अपनी आती है, ऐसा तुम पैसा दे रहे हो, किसको किसको दे रहे हो भाई? किसको भी, एम्प्लॉय स्कीम के तहत, है ना? जैसे ईसॉप में क्या अपन ने पढ़ा था, परमानेंट एम्प्लॉयज, डायरेक्टर्स, होल टाइम और अदरवाइज, है ना? या स्वेट इक्विटी शेयर है जहां पे डीईओ आ रहा था, डायरेक्टर एम्प्लॉय ऑफिसर, समझ रहा है या नहीं? हाँ या ना बोलो बाबू, राइट? तो तुम किसी को स्कीम को सब्सक्राइब करने के लिए, किसी को मतलब कौन, एम्प्लॉय को स्कीम को सब्सक्राइब करने के लिए लोन दे रहे हो, तो दे सकता हूं क्या मैं? 100% दे सकता हूं, 100% दे सकता हूं। क्लियर है? यहां पे नीचे क्या लिखा है? बाय पासिंग एसआर। भाई ईसॉप में क्या लगता है? ईसॉप में अपन ने पढ़ा ना क्या क्या चीजें लगती है, एसआर लगता है। अच्छा, प्राइवेट कंपनी है तो ओआर लगता है। वैसे ही स्वेट इक्विटी, जो भी स्कीम में बातें लिखी है ना, तो वो स्कीम में जाके पूछो भाई, इधर दिमाग मत खाओ। क्लियर है? बस मुद्दा ये कि स्कीम के तहत
किसी को शेयर्स खरीदने के, तो मैं एज अ कंपनी वो एम्प्लॉय डायरेक्टर को लोन दे सकता हूँ क्या शेयर्स खरीदने के लिए? हाँ जी दे सकता हूँ। एंड द लास्ट वन इज क्या? लैंडिंग मनी टू इट्स एम्प्लॉइज। अब इधर स्कीम के तहत बात नहीं चालू है, इधर तुम लैंड कर रहे हो पैसा एम्प्लॉइज को, है ना, एक्सेप्ट डायरेक्टर्स या केएमपी, डायरेक्टर और केएमपी को बाहर कर दिया, वापस साइड हो जाओ। ऊपर वाले केस में वैसा नहीं किया है, ऊपर वाले केस में बोला है कि स्कीम के तहत दे सकते हो तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाले केस में क्या है कि लेंडिंग मनी टू इट्स एम्प्लॉइज बोला है बस, है ना, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय की बात की है यहाँ पर, नो अदर पर्सन एक्सेप्ट डायरेक्टर एंड केएमपी। कितना पैसा दे सकते हो तुम उनको? मैक्सिमम 6 महीने की सैलरी, है ना, उनकी सैलरी जितने भी है 6 महीने की निकाल लो, उतना मैक्सिमम तुम लोन दे सकते हो। क्यों? बहुत जरूरी, टू अनेबल देम टू सब्सक्राइब फुल्ली पेड शेयर्स इन द कंपनी या होल्डिंग कंपनी। तो क्या सर इसका मतलब एम्प्लॉइज होल्डिंग कंपनी में भी शेयर्स होल्ड कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं, समझा। और शेयर्स कैसे रहने चाहिए? फुल्ली पेड अप शेयर्स ही खरीदने के लिए होना है, पार्टली पेड के लिए नहीं चलेगा। क्लियर है क्या बताओ? और इसका भी एक्सेप्शन आता है सेक्शन नंबर 68, क्योंकि 68 बायबैक बोलता है, और बायबैक के केस में तुम अपने शेयर वापस खरीद सकते हो। हाँ जी खरीद सकते हो, उधर तुम्हारे पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सेक्शन 67 का एक्सेप्शन है सेक्शन 68। आई होप सो दिस इज क्लियर, हाँ है ना। देन कम्स पनिशमेंट, पढ़ लेना। फिर एक बहुत अलग से बात आ जाती है, क्या कि सेक्शन 67 पे, मतलब सेक्शन 67 अप्लाई नहीं होगा किसको? प्राइवेट कंपनी को। सेक्शन 67 प्राइवेट कंपनी को और स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी को अप्लाई नहीं होगा। प्राइवेट कंपनी को अप्लाई कब नहीं होगा? 4 कंडीशंस उसने फुलफिल की तो। नंबर 1 क्या? उसने एओसी फॉर एमजीटी 7 में डिफॉल्ट नहीं किया है, हाँ है ना। अच्छा, कोई और बॉडी कॉर्पोरेट में ये प्राइवेट कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया है, कोई और बॉडी कॉर्पोरेट ने ये प्राइवेट कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया है। तीसरा क्या है कि मैं एज अ प्राइवेट कंपनी मैं बोरो कर सकता हूँ क्या पैसा? बिल्कुल कर सकता हूँ। मेरी बोरोइंग लिमिट shall not exceed twice of my paid up share capital, या तो 50 करोड़ whichever is lower, है ना। तो इससे भी एक्सीड नहीं करना चाहिए। एंड चौथा आता है कि मैंने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है इन रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स, है ना, जो एग्जिस्टिंग बोरिंग्स है उनके रीपेमेंट में मैंने कोई भी डिफॉल्ट नहीं करा है। टेल मी, आर वी डन? 15 मिनट के अंदर कल के 2 घंटे का लेक्चर मैंने समाप्त किया है। टेल मी, अब किसी का कोई भी डाउट है ये 2 सेक्शन में? आई एम हियर फॉर 2 मिनट्स, देन विल स्टार्ट विद बायबैक। गहरी सांस लेके अच्छे से समझेंगे बायबैक क्या है। बायबैक सेक्शन नंबर 68, सेक्शन 68 और 69, है ना। देखो सोर्सेस की बातें है ना, सेक्शन नंबर 69 में करा गया है, क्लियर है, और सेक्शन 68 में प्रोसेस दी है। आई होप सो दिस इज क्लियर। किसी का कोई भी डाउट है क्या? टेल मी, आई एम वेटिंग हियर।